I hope in my yesterday's lecture things were clear. हाँ क्लास फिर से कह रहा हूं, रटने वाला चैप्टर है, इसे सिर्फ विवेकानंद की टीचिंग्स समझनी है, बाकी सारा कब गए थे, कितने देश का टूर किया, यूरोप में कितने देश में गए, कौन सा आश्रम कहां एस्टेब्लिश किया, ये सब पूछा जाएगा. ओके, तो यू हैव टू remember all these. Okay, so today let's start with the topic theosophical society. Theosophical society. Okay, ये सोसाइटी आपके कर्नल एच.एस. हेनरी स्टील ऑलकॉट और हेलेना पेट्रोनोवा ब्लवात्स्की, मैडम H.P. ब्लवात्स्की ने स्टैब्लिश की थी. अब पहला क्वेश्चन होता है, और इनके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट महिला जोड़ी थी वो थी एनी बेसेंट. एनी बेसेंट कौन थी? ये एक कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी. वुमेन प्रेसिडेंट थी पहली. ओके, और पहली इंडियन वुमेन जो इंडियन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू. ओके, तो एनी बेसेंट का पहले बाद में आता है. पहले हम देखते हैं कि आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या. अब यहां पे आता है थियोसॉफी. ये थियोसॉफी क्या है? थियोसॉफी मींस क्लास अकल्ट साइंस. अब आप कहोगे सर एक तो वैसे ही कठिन शब्द था, आपने एक और बोल दिया अकल्ट साइंस. अकल्ट साइंस इन कॉमन पार्लेंस, इन कॉमन टॉकिंग, इट्स जादू टोना. सुपरनैचुरल पावर्स. ओके, सुपरनैचुरल पावर्स मतलब वैसे आप किस तक इमेजिन करते हो, आई डोंट केयर. ओके, बट इट्स मींस सुपरनैचुरल पावर्स मतलब which is these are the things which is beyond ordinary human being. ओके, और साइंस में उसका कोई सही से चीज नहीं है. और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जैसे मैंने कहा कि कर्नल H.S. ऑलकॉट और मैडम H.P. ब्लवात्स्की ने बनाया था, न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश हुआ था. अब न्यूयॉर्क मतलब वेस्टर्न साइंस, थोड़ा साइंस, वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा साइंस ओरिएंटेड हो गई थी, तो ओकल्ट के लिए उस जमाने में जब अर्ली मॉडर्न पीरियड था, तो कौन सा बेस्ट प्लेस हो सकता था? इंडिया. ओके, तो बाद में ये लोग आए अडयार. अडयार इज नियर चेन्नई. चेन्नई के पास अडयार है. ओके, अडयार में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर बनाया. ओके, और वहीं पे एनी बेसेंट इनके साथ जुड़ती हैं. ओके, और एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर रहती हैं. जब कर्नल H.S. ऑलकॉट की डेथ होती है, तो एनी बेसेंट बिकेम द हेड ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी. ओके, अब यहां पे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में पढ़ेंगे. थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद थोड़ा बहुत इनके बारे में जानेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है एनी बेसेंट. ओके, एनी बेसेंट आपके यहाँ पे इन्होंने आयरिश होम रूल की तरह से इंडियन होम रूल मूवमेंट या इंडियन होम रूल लीग शुरू की थी. ओके, तिलक जी के साथ सहयोग करके. तो एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिस प्रेमाइसिस में बना है, वो वहां पे एनी बेसेंट का स्कूल हुआ करता था, हिंदू स्कूल प्रेमिसेस हुआ करता था. तो एनी बेसेंट ने उस हिंदू स्कूल को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दान दे दिया था. ओके, तो वो जो बिल्ड प्रेमाइसिस है वो हिंदू स्कूल हुआ करती थी एनी बेसेंट की. एंड शी इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. ओके, एनी बेसेंट was the person who attended the 1893 Chicago Parliament of Religion. एक क्यों किताबों में दे रखा होगा, हम कल पढ़ा था. विवेकानंद attended the 1893 Chicago's Parliament of Religions. She also attended the same summit. Okay, so we will see how the Theosophical Society was founded, what were its objectives. Okay, and then we will figure it out. What are the achievements of Annie Besant? What are the contribution of Annie Besant? Okay, और आज मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा. Okay, Young Bengal movement. Okay, Henry Vivian Derozier. Okay, Henry Vivian Derozier is also known as first Indian. UPSC IAS का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन, आगे चलने आने वाले पीसीएस के भी क्वेश्चन. फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट पोएट. फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट इज
द हेनरी विवियन डेरेज़े। ओके, ये सारा चीज पढ़ेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आज का ये 2 टॉपिक है, और फिर कोशिश हम करेंगे कि कुछ सन्ड्री टॉपिक्स भी खत्म कर ले। ओके, जैसे मैंने कहा मंडे को हम हिंदू मूवमेंट खत्म कर देंगे, एंड ट्यूसडे को आई विल स्टार्ट विद मुस्लिम मूवमेंट। द मोस्ट प्रोमिनेंट इज अलीगढ़ मुस्लिम, जो आपके, हाँ, अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट। ओके, और वी विल स्टडी अबाउट सैयद अहमद खान, वो थोड़ा सा लेंथी है। आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस टॉपिक बाय वेडनेसडे। हो सकता है मेरे को थर्सडे को एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ जाए, मतलब मैं पॉलिटी ना पढ़ा करके ये पढ़ाऊं, बिकॉज हमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उठाने हैं। ओके गाइस, तो हेडिंग डालिए क्लास, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए, द थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी was founded in New York, was founded in New York, New York in USA, unknown caller. USA in 1875, by in 1875 by Madam Helena Petronova Blavatsky. I hope आप लोग नहीं लिख पाएंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। ओके, हेलेना हाँ, या Helena Petronova Blavatsky, a Russian lady, and Colonel Henry Steele Olcott and Colonel Henry H.S. Olcott. इन जनरल H.S. Olcott कहा जाता है, बट फुल फॉर्म है Henry Steele Olcott. Henry Olcott, O-L-C-O-T-T, Olcott. Henry Steele Olcott, an American colonel with the three main objectives. An American colonel with the three main objectives. Point number 1, to form a universal brotherhood of man, to form a universal brotherhood of man. Point number 2, to promote the study of ancient religions and philosophy, to promote the study of ancient religion and philosophy. And point number 3, to make a systematic investigation, into the mystic potencies of life and matter, which is called occultism, till 1879. The headquarters of Theosophical Society was located in New York.
The headquarters of Theosophical Society was located in New York. 79. The headquarters of Theosophical Society located in New York. However, in late 1879, both of the personalities arrived in India. Both of the personalities arrived in India. Personalities arrived in India and established their headquarters at Adyar near Chennai. At Adyar, Chennai. अब तो मेन चेन्नई सिटी में ही है अडयार. ओके, पहले सबब्स था, बट अडयार नियर चेन्नई. चेन्नई, फुल स्टॉप. Thus, from 1882, Adyar became the international headquarters of Theosophical Society. Adyar became the international headquarters of Theosophical Society. Theosophical Society. Gradually, they also established their branches in Bombay. Bangalore, Surat, and Ludhiana. Bombay, Bangalore, Surat, and Ludhiana. These intellectuals were quite impressed by ancient Indian culture. These intellectuals were quite impressed by ancient Indian culture. They believe in reincarnation and transmigration. They believe in reincarnation and transmigration of soul. Reincarnation, transmigration of soul. इकलौता हिंदू ही रिलीजन है जो पुनर्जन्म और शरीर का, जो आत्मा का शरीर बदलने को मानता है. ना इधर इस्लाम मानता है और ना क्रिश्चियनिटी मानती है. ओके, उनका कॉन्सेप्ट है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ओके, इसलिए वो थोड़ा सा वाइल्ड, मतलब हो सकता है मैं शब्द थोड़ा गलत चूज किया, बट थोड़ा एग्रेसिव रहे हैं. हिंदू रिलीजन, मतलब हम लोग कहते हैं आप जो भी एक्शन करोगे, एक्शन का जो रिजल्ट होगा या तो आप इस जन्म में भोगोगे या कार्मिक अकाउंट्स जो होंगे उसमें एक्युमुलेट हो जाएगा, अगले जन्म में भोगोगे. बिकॉज सोल का माइग्रेशन होता ही है. सोल एक उससे बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है. ओके, उसका पुनर्जन्म भी होता है. तो आपके क्रिश्चियनिटी और आपके जो इस्लाम है वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे, पर ये इंटेलेक्चुअल्स जो ब्लवात्स्की और आपके कर्नल एच एस ऑलकॉट थे, ये इंटेलेक्चुअल्स इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह मानते थे. और इसके लिए इनको भारतीय दर्शन, भारतीय फिलॉसफी पढ़नी ही थी, क्योंकि भारतीय फिलॉसफी उपनिषद है. उपनिषद जैसे फॉर एग्जांपल छंदोग्य उपनिषद टॉक्स अबाउट द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. इस शरीर की, जैसे गीता में कहा गया ना कि शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा ट्रेवल करती है. आत्मा एक शरीर से फिर नया शरीर धारण कर देती है. ओके, तो इनको इसी चीज की
जो रिसर्च करनी थी, दैट्स व्हाई दे एस्टैब्लिश द हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। ओके, लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। दे ऑल्सो बिलीव इन सांख्य फिलॉसफी एज वेल एज इन वेदांत। दे ऑल्सो बिलीव इन सांख्य फिलॉसफी, सांख्य सांख्य सांख्य, SANKHA। I will give a chocolate of silk, not more than 60 rupees. Okay, जिस बता रहे कि सांख्य फिलॉसफी किसने दी थी? एंशिएंट इंडिया। मैच दी फॉलोइंग। अब चॉकलेट ऑप्शन पे थोड़ा मिलती है, चॉकलेट तो सीधे उस पर मिलती है। रामानुजन। रिमेंबर, जो लोग जैसे पीछे गौरव है या जो पुराने स्टूडेंट, यहाँ तो पुराने स्टूडेंट बहुत कम ही बचे हैं, नौटियाल जी हैं। ओके ओके, तो आपको रिमेंबर, अगर आप एंशिएंट इंडिया में वैदिक पढ़ा रहा था तो आपको सारी फिलोसफीज बताई थी मैच दी फॉलोइंग में। ओके, योग पतंजलि, ओके, सांख्य कपिल, कपिल सांख्य कपिल। ओके, आपको बताया था कि इन, इफ यू रिमेंबर, मैं आपको जो हल्का सा बता दूं। ओके, नॉट, अरे यार तो हर चीज में देयर इज ए अगेन प्रीलिम्स, अगेन प्रीलिम्स, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ षड, शाड नहीं होता है सर, सॉरी, मेरा भी षड, षड दर्शन, दर्शन मतलब फिलोसफी। ओके, षड दर्शन, हिंदू रिलीजन में 6 फिलोसफी। ओके, योग, सांख्य, एटिमोलॉजी, ओके, जिसे निरुक्त कहा जाता है। ओके, तो ये षड दर्शन है। ये जो है, ये आपका कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये वैदिक लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है। ओके, डेफिनेटली वैदिक लिटरेचर किस में आ जाता है? आर्यंस, एंशिएंट इंडिया में आ जाता है। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर, ओके, चलो किसी दिन लिखवा दूंगा षड दर्शन। वैसे चाहे तो मैम से पूछ लें, क्योंकि अभी आजकल एंशिएंट इंडिया चल रही है कि मैम षड दर्शन बता देना, मैम बता देगी। ओके, अदरवाइज आई विल टेक द थिंग। ओके, ले क्लास, सांख्य एंड वेदांत फिलोसफी। कपिल, सांख्य फिलोसफी वाज इवॉल्व बाय कपिल, कपिल सेज, कपिल मुनि, कपिल सेज। चाहे तो चलो, इफ यू आर राइटिंग, इफ यू आर मेकिंग नोट्स, जस्ट मेक ए हेडिंग, make a asterisk, make a asterisk, make a heading Shad Darshan, note it down, Shad Darshan। देखिए, in Indian philosophy, there are 6 schools known as Shad Darshan। There are 6 schools. So voice. In 1888, Irish lady Annie Besant joined this society in England। Now this being the important point of UPSC, वो कहेगा कि एनी बेसेंट ने इंडिया आकर के ज्वाइन किया, स्टेटमेंट गलत है। एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में ही ज्वाइन किया था इस सोसाइटी को। ओके, एट इंग्लैंड in 1893, Annie Besant also participated in Parliament of Religion at Chicago। Annie Besant also participated in Parliament of Religion at Chicago। And after conclusion of the conference, she came to India
In 1898, she established Central Hindu School. 1898, she established Central Hindu School. Later on, Banaras Hindu University. Later on, Banaras Hindu University was established on Central Hindu School. BHU ही Central Hindu School पे establish हुआ था. She also established Hyderabad National Collegiate Board. She also established Hyderabad National Collegiate Board. Hyderabad National Collegiate Board. Full stop. The society under Besant concentrated on the revival of Hinduism. The society under Besant concentrated on the revival of Hinduism. Concentrated on the revival of Hinduism and its ancient ideas. In 1907, after the death of Colonel Olcott, 1907, after the death of Colonel Olcott, she became the president of Theosophical Society. She became the president of Theosophical Society. देखिए, any patient while residing in India, started taking interest in Indian national movement, started taking interest in Indian national movement, and established Home Rule League in 1914. Home Rule League in 1914. 1914. Home Rule League in 1914. On the lines of Irish Home Rule movement. Lines of Irish Home Rule movement. On the lines of Irish Home Rule movement. She also joined Congress. She also joined Congress and became
the first woman president of Congress, first woman president of Congress in 1917 Calcutta session. In 1917 Calcutta session. Calcutta session. Full stop. However, when the then Viceroy, however, the then Viceroy declared, then Viceroy Chelmsford लिख लीजिएगा, Chelmsford declared the aims of British government in India, declares the aims of British government in India, declared the aims of British government in India to establish self-government, British government in India to establish self-government in future, to establish self-government in future and associate Indians to that self-government, and associate Indians to that self-government, and associate Indians to that self-government any basent overnight. Am I too fast? Okay, very good. Any basent overnight became supporter of British government. Any Besant overnight became supporter of British government. वो रातों रात ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्टर बन गए. मतलब आपके चेम्सफोर्ड ने ये कहा था. भाई देखिए सिंपल बात है, इसको ओवरऑल देखेंगे, अभी नेशनल मूवमेंट में समझ लेंगे, पूरी क्रोनोलॉजी इसकी समझ लेंगे. जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो वर्ल्ड वॉर 1 में कांग्रेस क्योंकि उस समय टोटली मॉडरेट्स के अंडर में थी तो कांग्रेस की कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी थी नहीं, और मोर ओवर कांग्रेस वाज सपोर्टिंग द ब्रिटिश. ओके, अब देयर वाज अ पॉलिटिकल वॉइड at that time. In order to fill that political void, Bal Gangadhar Tilak launched separate home rule movement and Annie Besant launched separate home rule movement. ध्यान रखिए, there were two home rule movement. There was two branches नहीं थे, there are two separate home rule movement. एक बाल गंगाधर तिलक की home rule movement थी, उनकी movement थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड सेंट्रल प्रोविंस, और रेस्ट ऑफ इंडिया एनी बेसेंट का था. ओके, तो एनी बेसेंट और आपके तिलक ने जॉइंट अलग अलग समय में होम रूल मूवमेंट शुरू की. एम वाज टू मेक द इंडियन मासेस अवेयर ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स. ओके, सो दिस मूवमेंट डेफिनेटली लेड टू सम पॉलिटिकल अवेकनिंग. Moreover, during this phase, there are some revolutionary organizations like Gadarites. If you have gone through the thing, एक गदर रेवोल्यूशन था. ओके, जिसने इंडिया में एक तरीके से रिवोल्ट कराने की कोशिश की थी आर्मी में. तो ब्रिटिशर्स थोड़े से बैकफुट पे आ गए थे कि एक तरफ हम वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहे हैं और कहीं अगर इंडिया में विस्फोट हो गया तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी. तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स एक पैसिफाइंग पॉलिसी अपनाते थे. जब इंडियंस ज्यादा क्लैमर करते थे, इंडियंस ज्यादा एग्रेसिव होते थे, तो हमें एक झुंझुना पकड़ा देते थे, एक टॉफी पकड़ा देते थे कि बेटा चुप हो जाओ. तो जब इंडियंस थोड़े एग्रेसिव हो गए तो इन्होंने सीधे कहा, डोंट वरी, वी आर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स, और इस बार हम ऐसा रिफॉर्म लाएंगे जिसमें इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट का मौका मिलेगा और इंडियंस आगे फ्यूचर में एसोसिएट होंगे. बट वो सेल्फ गवर्नमेंट का नेचर क्या रहेगा, कुछ नहीं बोला गया. सेल्फ गवर्नमेंट कब तक मिलेगी, ये कुछ नहीं बोला गया. और उसी के बाद पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें क्लियर कट इलेक्शंस की बात कही गई थी, बट विद द सब्जेक्ट टू डायर की. समझा देंगे ये सब, नेशनल मूवमेंट समझा देंगे, और डायर की. ओके, तो जब ये सब चीजें हुई तो एनी बेसेंट को लगा कि यस यार, ब्रिटिश आर डूइंग समथिंग. ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट उतनी खराब भी नहीं है. तो एनी बेसेंट रातों रात मतलब एंटी ब्रिटिश से
प्रो ब्रिटिश हो गई। तो जिससे क्या हुआ, उनका जो कांग्रेस में जो स्टैचर था वो थोड़ा सा वीकेंड भी हो गया। ओके, क्लियर, लिख लीजिए क्लास। एनी बेसेंट launched a daily newspaper New India, launched a daily newspaper New India in 1914 which promoted her ideas of self rule, she even adopted a Indian boy as her son. She even adopted an Indian boy as her son, known as Jiddu Krishnamurti. Adopted an Indian boy as her son, known as Jiddu Krishnamurti. Annie Besant was a socialist, educationist, and champion of women rights. Champion of women rights. She was a socialist, educationist, and champion of women rights. She believed in Fabian socialism. तो मेरे को गौरव जी समझाएंगे व्हाट इज फाबियान सोशलिज्म। सपोज उत्तराखंड पीसेस में आ गया, डिफाइन फाबियान सोशलिज्म। एनीबॉडी इन द क्लास? चाइनीज सोशलिज्म और फाबियान सोशलिज्म। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुझे तो लगता है कि आप इंटरव्यूअर का इंटरव्यू ले लोगे। Online students, Fabian socialism is a socialism with democracy. Jawaharlal Nehru is also a proponent of Fabian socialism. इंडिया में जो सोशलिज्म है वो फाबियान सोशलिज्म। जो अब तो फिलहाल सोशलिज्म मोस्टली रहा नहीं, अब तो कैपिटलिज्म की ओर इंडिया बढ़ रहा है। हर चीज के लिए सीट्स भी आपके ट्रेन की सीट्स भी अब आपके एयर, जैसे आपके एयर ट्रैफिक में सीट्स भरती है वैसे सीट्स भी भरती है कि जितना पहले आप रिजर्वेशन कराएंगे कम प्राइस होगी और जितना बाद में रिजर्वेशन कराएंगे ज्यादा प्राइस होगी। तो दीज आर ऑल द कैपिटलिस्ट आउटलुक। ओके, बट जो इनिशियली हमारा सोशलिज्म था वो फाबियान सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी। और यहाँ पे कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे चुपचाप बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म का मतलब होता है बेटा समाजवाद। ओके, समाजवाद मतलब समाजवादी पार्टी नहीं। ओके, समाजवाद का मतलब है हर चीज पे समाज का राइट है, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं होगी। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द सोसाइटी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द नेशन। ओके, अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं अब देखो यहां से पॉलिटी जोड़ रहा हूं। अभी फाबियन वैसे फाबियन सोशलिज्म पॉलिटी का ही है, बट क्योंकि हिस्ट्री में आया है तो मैं बता रहा हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो है डीपीएसपी और स्टेट पॉलिसी 39B एंड 39C, ये क्या है? ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है या फाबियन सोशलिज्म है। ये दो आर्टिकल क्या बोलते हैं? टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। कि भारत में जो रिसोर्सेज हैं
उसका बराबर बंटवारा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, समाजवाद। ओके, और टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, सिर्फ कुछ ही पे नहीं होगी। ओके, फिलहाल ये सब कहने की बात है। अभी लेटेस्ट इनइक्वालिटी की कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इसी महीने? करंट अफेयर्स, यस तरुषि। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखो भैया, यूपीएससी तो अलग है, यूपीएससी तो अपने आप में एक अपहिल टास्क है। उत्तराखंड पीसीएस वालों, आपका सामना जब भी अगला उत्तराखंड पीसीएस आएगा, जब भी 2025 26 में तो पक्का आएगा। ओके, अगर दया रही तो 25 में भी आ सकता है। ओके, पॉवर्टी रिपोर्ट भाई ने ऑक्सफैम, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी आई थी, पब्लिश हुई थी अभी जनवरी के सेकेंड वीक में। आज गूगल कर लीजिएगा, यू विल कम टू नो ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ओके, एंड अर्चिता एंड नोटियाल जी, पीछे अवंतिका, कल्पना ऑल्सो। इनइक्वालिटी किस ग्राफिक्स में नापी जाती है? इनइक्वालिटी किस ग्राफ में नापी जाती है? इनइक्वालिटी ग्राफ में नापी जाती है लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंस कर्व अभी ये सब इकोनॉमी में पढ़ाएंगे। इकोनॉमी इज डैम इंटरेस्टिंग। अगर आपको पॉलिटी में मजा आ रहा है और हिस्ट्री में मजा आ रहा है, आई कैन बेट आपको इससे ज्यादा मजा आपको इकोनॉमी में आएगा। ओके ओके, क्योंकि इकोनॉमी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा। ओके, इकोनॉमी आपके लॉरेंस कर्व के थ्रू ही गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है। गिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी को दर्शाता है, और गिनी कोफिशिएंट की सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, 0 और 1। 0 और 1 दो ही वैल्यू होती है। ओके, तो आपके ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में जो अराउंड 80% ऑफ वेल्थ है, वो अराउंड 1% ऑफ पीपल के पास है, और बाकी रेस्ट 99 के पास सिर्फ 20% ऑफ वेल्थ था। तो कहां है 39? तो भारत अब एक तरीके से कैपिटलिस्ट की ओर मूव कर रहा है। ओके ओके, कैपिटलिज्म मतलब तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं क्लास। वन इज कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। अमेरिका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पूंजीवाद। अदर इज सोशलिज्म। सोशलिज्म की एक ब्रांच है कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट, जो चाइना और कोरिया है, क्यूबा भी। चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, तीन देश हैं जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म? कम्युनिज्म में क्या होता है, मोस्टली लेबर क्लास या वर्किंग क्लास प्रोलेटेरिएट के थ्रू रूल करती है। लेबर क्लास या वर्किंग क्लास विद द हेल्प ऑफ प्रोलेटेरिएट, एक उनके प्रोलेटेरिएट्स होते हैं, उसके थ्रू रूल करती है। और सोशलिस्टिक आइडियाज क्या होते हैं? इंडिया इज अ सोशलिस्ट, प्रीएम्बल में है सोशलिस्ट। ओके, तो हमारे यहाँ फाबियन सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म या सोशलिस्टिक सोसाइटी डेमोक्रेटिक भी हो सकती है और कम्युनिस्ट भी हो सकती है। पर इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ देयर इज अ फ्यूजन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का मिक्स्ड है। कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म मतलब कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, मुकेश अंबानी इतनी हैसियत रखते हैं क्लास कि वो आराम से वंदे भारत जैसी 100 ट्रेन चला सकते हैं, पर अलाउ ही नहीं है सर। रेलवे किसके अंडर में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेलवे में और कोई नहीं कर सकता। तो कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट अपने पास रखती है और बाकी सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देती है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट की थी, अब एयर इंडिया टाटा को बेच दिया। तो अब ये चीज, जहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहेंगे? जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करें, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। आपके पास बीएसएनएल का फोन है, आपके घर में एयरटेल का फोन है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। बट अब आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी किसकी ओर ज्यादा बढ़ रही है? प्राइवेट सेक्टर की ओर ज्यादा बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर को क्यों ज्यादा बढ़ रही है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर एक हाथी की तरह होता है, इट्स लाइक एन एलिफेंट, मूव भी स्लो करता है, खाता भी ज्यादा है और एक्टिव भी कम रहता है। प्राइवेट सेक्टर आपके जहां एक चीते की तरह है, कम खाने में तेज दौड़ता है और बहुत तुरंत एफिशिएंटली रिजल्ट देता है।
रिसोर्सेस, प्राइवेट सेक्टर कम रिसोर्सेस में बेस्ट काम करता है। आपको कल ब्यूरोक्रेट बनेंगे, सबसे पहले ब्यूरोक्रेट बन करके सबसे पहले क्या देखेंगे, मेरा ऑफिस कैसा है, चेयर अच्छी है नहीं है, एसी है नहीं है, फिर तब हम काम करेंगे। ओके, तो वो ये डिपेंड कर पब्लिक सेक्टर, ये फिलहाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आज का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का धीरे धीरे मोर टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर जा रहा है, पर अभी भी सोशलिस्टिक आइडिया है। सोशलिस्टिक आइडिया जैसे फॉर एग्जांपल उज्ज्वला योजना, सोशलिस्ट आइडिया जैसे आपके अंत्योदय अन्न योजना, सोशलिस्टिक आइडियाज जैसे आपके प्रधानमंत्री जो किसान जो निधि का जो योजना है, दैट इज सोशलिस्टिक आइडिया, मतलब जहां पे गरीबों को सरकार मदद दे रही है, दीज आर ऑल व्हाट, सोशलिस्टिक आइडियाज। समझ में आ गया? तो शी वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ फाबियन सोशलिज्म। व्हाट इज फाबियन सोशलिज्म? इट इज अ सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी। समझ में आ गया ना? ओके, डिटेल से पॉलिटी में पढ़ाऊंगा पूरा डिफिनेशन के साथ। फाबियन सोशलिज्म की डिफिनेशन किसने दी, कौन? जवाहरलाल नेहरू इज आल्सो वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ फाबियन सोशलिज्म। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। देखिए, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट wrote some of the books, wrote some of the books like Why I Am Socialist, Why I Am Socialist, My Path to Atheism, My Path to Atheism। अभी भी बोल रहा हूं क्लास, जिसने यूपी पीसीएस नहीं भरा है और जो एलिजिबल हैं भर दीजिए, 29th इज द लास्ट डेट। 2 दिन बाद सर्वर नहीं खुलेगा। ओके, इतना हिट होंगे। नहीं भरा, भर दो बाबा, मैं फिर से कह रहा हूं। ओके ओके, 17 को जाना ना जाना देख लेना, पर भर दो। ओके, रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया 1901, रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया 1901, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1922, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1922, She died at the age of 85 on 20th September 1933. She died at the age of 85 on 20th September 1933 at Adyar. 85 on 20th September 1933 at Adyar, Chennai. 20 सितंबर 1933, 85 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। ओके, कहां पे हुआ? अडयार, चेन्नई। ओके, और अवधि क्यों फेमस है चेन्नई में? हाँ, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, मतलब टैंक्स। भारत में टैंक्स कहां बनते हैं? हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि। अवधि भी चेन्नई में ही है। ओके, भारत हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स आपके टैंक्स, भारत में टैंक्स कहां बनते हैं? अवधि, AVADI, अवधि भी चेन्नई में ही है। ओके, लिखे क्लास, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट हेडिंग लिखे क्लास, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट, तो क्लास यंग बंगाल मूवमेंट, ये जो पिक्चर है, ओके, ये आपके हेनरी विवियन डेरोजियो की है, दिस पिक्चर। ओके, ही इज कंसीडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि। यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ओके, हैं ये, ही इज, you can say Anglo-Indian. His father was a Portuguese, his mother was Indian. Okay, but he deeply considered India as his motherland.
ओके, इसका इनका कोई भी लगाव वेस्ट की ओर नहीं था। ही कंसीडर्ड इंडिया एज हिज मदरलैंड, और इसने इंडिया के बारे में, इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत पोएम्स भी लिखी हैं। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया। ओके, अगर क्वेश्चन बनेगा कि हु इज नोन एज फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट, ऑप्शन में हेनरी विवियन डेरोजियो पक्का दिया रखा होगा। ओके, हेनरी विवियन डेरोजियो फर्स्ट नेशनल पोएट। ओके, अब definitely he was an Anglo-Indian community. Okay, he was you can say well versed in Western education and sciences. So he was appointed as a teacher in one of the college in Calcutta. He promoted reformist ideas in the mind of youth. उन्होंने यूथ के दिमाग में काफी सारे रिफॉर्मिस्ट आइडियाज, न्यू आइडियाज, साइंटिफिक आउटलुक डाला। तो उससे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी थी उस समय, आप सोच सकते हैं अर्ली 80s 1800 में कैसे सोसाइटी रही होगी, और कंजर्वेटिव, वो विवियन डेरोजियो के खिलाफ हो गई। और एट लास्ट इतने खिलाफ हुए कि दे वर सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग विवियन डेरोजियो फ्रॉम द कॉलेज। ये कॉलेज में पढ़ाते थे। ओके, so he started the young Bengal movement, okay, which was a movement of youth, okay, who were against superstition, who were against casteism, who were against, you can say all the ills prevalent at that time in the society. And some of the youth also adopted Christianity. और ये जो रेडिकल हिंदूज थे, ये इस चीज को उनको खटक गई कि उन्होंने कहा विवियन डेरोजियो यूथ को इंस्पायर कर रहा है टू एडॉप्ट द क्रिश्चियनिटी। अब भारत में तुम धर्म ले आओगे तो फिर तो भैया धर्म ही चलेगा। वी इंडियंस आर वेरी मच मतलब नॉस्टैल्जिक टुवर्ड्स रिलीजन। तो क्या हुआ, तो जितने बड़े बड़े जो स्टेट थे बंगाल के इलीट भद्र कुलीन, वो विवियन डेरोजियो के अगेंस्ट हो गए और विवियन डेरोजियो को नौकरी से निकाल दिया गया। बट इनके जो कुछ फॉलोअर्स थे काफी सोसाइटी में इंपैक्ट किया। Vivian Derozier did not live long. He died because of cholera. Okay, but उनका इम्प्रिंट आज भी है यंग बंगाल मूवमेंट। ओके, लिखिएगा इस यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट was founded by young Bengal movement was founded by Henry Vivian Derozier, Henry Vivian Derozier, Henry Vivian Derozier, लिखनी देख HENRY Vivian Derozier, Henry, हाँ या I'm telling, I'm dictating, okay, ठीक है। Henry Vivian Derozier was an Anglo-Indian, was an Anglo-Indian, born in 1809, born in 1809 at Padmapukur in Kolkata, at Padmapukur, Padmapukur, PADMA, Pukur in Kolkata. His father was a Portuguese national. Thus, he was of Indo-Portuguese descent. He was of Indo-Portuguese descent. Portuguese descent. Descent, DSCNT, descent. He was a free thinker. He was a free thinker and a poet. He wrote to India, my native land. He wrote a poem to India, my native land.
India my native land, and that's why he's known as India's first nationalist poet. That's why he's known as India's first nationalist poet. His other work include The Fakir of Janghira. His other work include The Fakir of Janghira, The Fakir of Janghira, The Harp of India, The Harp of India. Harp, it's like a music instrument. Okay. String instrument, harping. Okay. Harp of India. Okay. Song of Hindustani Minstrel. Song of Hindustani Minstrel. Song of Hindustani Minstrel. Thus his poem was regarded as important landmark in the history of patriotic poetry in India. Important landmark in history of patriotic poetry in India. He started Young Bengal group, which was a group of free thinkers, emerging from Hindu College, Calcutta. Henry Vivian Derizio also established debating club, Anglo-Indian Hindu Association, Anglo-Indian Hindu Association, Bang Hit Sabha, he also edited a newspaper called East India. He was appointed as assistant headmaster in Hindu College. He was appointed as assistant headmaster of Hindu College. However, his liberal attitude
an attack on old traditions. His liberal attitude, an attack on old traditions, and decadent customs. And decadent customs. He became the soft targets of conservative. He became the soft target of conservative elite. D'Erezio also advocated women's rights and their education. D'Erezio also advocated women's rights and their education. He tried to educate the public. He tried to educate the public on current socio-economic and political question. On current socio-economic and political question. Current socio-economic and political question. He advocated free press. He advocated free press. The Young Bengal Group carried on public agitation on some public questions. Carried on public agitation on some public questions like freedom of press, trial by jury, protection of peasants, protection of peasants. When the pressure was mounted on British authorities against D'Erezio, when the pressure was mounted on authorities against D'Erezio, he was forced to resign from the college. He died at a very young age of 22. Because of Sir, you're not audible. cholera on 26 December 1831. On 26 December 1831, Government of India launched a commemorative stamp. Government of India launched a commemorative stamp. Commemorative means celebrative stamp to honor D'Erezio in 2009.
on the lines of Young Bengal movement, on the lines of following the line of Young Bengal movement, the students from Young Bengal movement, the students from Elphinstone College, Bombay, Elphinstone College, I hope Elphinstone लिख लेंगे, Elphinstone College at Bombay, founded in 1834. Young founded the group known as Young Bombay College, founded the group Young Bombay Group. Founded the group known as Young Bombay Group. 30, मैं रिपीट ही कर दे रहा पूरा. Okay. On the lines of Young Bengal movement, students of Elphinstone College at Bombay in 1834 founded the Young Bombay Group. Clear, guys? Okay. And this is all about Henry Vivian Derisio and Young Bengal movement. So Young Bengal movement किसने शुरू की थी? Henry Vivian Derisio ने की थी. Okay. He was a social reformer. He was one of the prominent Bengali Renaissance. He is known as a first Indian nationalist poet. Okay. और उन्होंने किताब का द इंडिया टू माय नेटिव लैंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. ओके, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है. ओके, एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एनी बेसेंट किस साल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चीजें याद रख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा. ठीक है. ओके, विद इन 5 minutes आई एम स्टार्टिंग विद द इंडियन पॉलिटी क्लास. आज इंडियन पॉलिटी में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल. ओके, सो पहले तो इनिशियली था कि मैं आज पहला ही लेक्चर लूंगा, बट अगर मैं दूसरा लेक्चर नहीं लूंगा तो कोर्स स्लो हो जाएगा. ओके, तो ये था कि रिमूवल ऑफ जज तो खत्म ही करा देंगे और 2-3 पॉइंट्स और खत्म करा देंगे. ओके, देन आपको आज थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स पहले छोड़ दूंगा. ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा नहीं उठाऊंगा. नॉट वेल टुडे. ओके, बट जस्ट टू पुश द लेक्चर्स, पुश द सिलेबस, आई एम हियर. ओके, सो क्लास विद इन 5 minutes we'll start with the इंडियन पॉलिटी. हम टॉपिक कहां छोड़े थे? रिमूवल ऑफ जज. ओके, हाई कोर्ट जज. ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट. आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना मेरे से? ओके सर, जितना आप कॉन्फिडेंटली